मेरा नाम है प्रतीक कतरी। आप देख रहे प्रोफेशनल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं AS 26 इंटेंजिबल असेट्स। तो सर, ये इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं हमें तो पता है ऑलरेडी। जैसे गुडविल होता है, पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, वो सब होते हैं हमारे इंटेंजिबल असेट। तो इनकी अकाउंटिंग क्या करनी है सर को? सिंपली बुक कर दो एज असेट के अंदर, तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी? देखो, ये एएस आपको बहुत डिटेल में अकाउंटिंग बताएगा। एग्जाम्पल, जो इंटेंजिबल असेट है हमें कब एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज करनी है, कितने अमाउंट पे करनी है, और सपोज कुछ खर्चा हो रहा है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, तो उसको कितना बुक करना है, कैस कौन सा बुक नहीं करना, कौन सा बुक करना है, क्या इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा, क्या उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। मल्टीपल वे पे हम जब अक्वायर करेंगे एसेट को, एग्जांपल हमने डायरेक्ट अक्वायर की, हमने अमलगमेशन करके अक्वायर की, हमने एक्सचेंज किया एसेट को, मल्टीपल इसकी अकाउंटिंग समझने वाले इसके अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट ए से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें क्लैरिटी अगर आपकी नहीं हुई तो आपको इसकी गलती बहुत होने के चांसेस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ में प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको ये प्यारे प्यारे जो फ्री के नोट्स हैं, जो प्यारे प्यारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाए टेलीग्राम के ऊपर। और प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना, ताकि आपको रेगुलरली ऐसे अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब यहाँ पे। सबसे पहले होता है इंटेंजिबल एसेट। होता क्या है भाई हमारा? वो होता है एक ऐसा एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट है। इन सबको हम टच नहीं कर सकते, कोई टेंजिबिलिटी नहीं होती है। जैसे ये मेरा पेन है, तो उसकी टेंजिबिलिटी, इसको टच कर सकता हूँ मैं, पर आई कांट टच द इंटेंजिबल एसेट्स। तो फिर इसीलिए इनकी एक अलग फॉर्म होती है हमारे टेंजिबल एसेट से। तो ये तो हम पहले से 11वीं से पढ़ते हैं, 12वीं से पढ़ते हैं कि सर ये ऐसी एसेट होती है। तो इनको अभी हम बुक कैसे करेंगे, कैसे बुक करेंगे इनको? बुक्स के अंदर इनको हम क्या दिखाएंगे? तो सबसे पहले तो भाई समझो कि भाई इंटेंजिबल एसेट एग्जैक्टली एज पर दिस एज क्या होती है। ये होती है नॉन मॉनेटरी एसेट। सर इसका मतलब क्या है? देखो, कोई शेयर्स नहीं है ये सब। देखो, शेयर्स भी अनटचेबल होते हैं, शेयर्स को भी आप टच नहीं कर सकते। कोई सब्सटेंस नहीं होता शेयर का, एक पेपर होता है वो, तो अगर होगा भी तो, अगर टेंजिबल भी हो तो पेपर होगा, वरना तो एक वो शेयर्स होते हैं ना कि भाई हमारा प्रॉफिट परसेंट में हमें शेयर मिला है हमें, तो वो भी टचेबल नहीं होते, इंटेंजिबल होते हैं वो भी। पर स्टिल वो इस एसेट में काउंट नहीं होंगे, वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। वो नॉन मॉनेटरी एसेट जो भी होगी ना, जो भी नॉन मॉनेटरी होगी वो काउंट होगी, जो मॉनेटरी होगी वो काउंट नहीं होगी। मतलब फाइनेंशियल एसेट्स काउंट नहीं होंगे यहाँ पे, शेयर्स डिबेंचर्स काउंट नहीं होंगे। फिर आगे आता है फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, कोई भी फिजिकल सब्सटेंस इसका अवेलेबल नहीं है, टचेबल नहीं है ये। बहुत सिंपल चीज थी। आगे आता है हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। सर ये क्या हो गया भाई? हमारे इंटेंजिबल एसेट है तो कहीं तो आप इस्तेमाल करते होगे, चाहे उसको आप किसी और को आपने दिया हो। पता है, हम फ्रेंचाइजी किसी को देते हैं, राइट देते हैं भाई आप हमारी फ्रेंचाइजी खोल सकते हो, देते हैं ना। वैसे ही सपोज हमारे पास कुछ चीज है, एग्जाम्पल गुडविल है हमारी, हमने बिजनेस बेचा, हमें गुडविल के भी पैसे मिलते हैं ना, भले वो टेंजिबल नहीं है। तो या तो हम रेंट पे देते हैं, या तो उसका हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को। सपोज मेरे पास पेटेंट है, कुछ चीज को मैन्युफैक्चर करने का मेरे पास पेटेंट है, तो उससे मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो वो भी तो एक टाइप का काम आया मेरे प्रोडक्शन के अंदर। तो मेरे प्रोडक्शन के अंदर काम आ रहा है, मुझे कुछ बेचने में काम आ रहा है वो चीज़, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई वो भी मेरा इंटेंजिबल असेट है। तो अगर ये तीन चीज़ें कवर करती है भाई, नॉन मॉनेटरी प्लस हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर रेंटल पर्पस, और विदाउट फिजिकल एनी टचेबिलिटी में सब्सटेंस, सिंपल बात है, तो उसको बोलते हैं हमारे इंटेंजिबल असेट। बहुत सिंपल चीज थी सर, हमें क्लियर हो गई। पर देखो देखो, कुछ कुछ चीजें एक्सक्लूड करे यहाँ पे जो काउंट नहीं होंगी इंटेंजिबल एसेट के अंदर। एग्जाम्पल, जो भी AS2 है, जो इन्वेंट्री है, जो AS2 में कवर्ड है, वो काउंट नहीं होंगे। जो भी हमारी जो AS22 में हमारी जो डिफर टैक्स लायबिलिटी, डिफर टैक्स एसेट है हमारी, वो काउंट नहीं होगी। और जो हमारे AS19 के अंदर जो हमारे लीजेस हैं वो भी काउंट नहीं होंगे, वो भी अलग से उनका एस बना हुआ है। फिर आगे आते हैं AS14, उसकी पूरी अलग से अकाउंटिंग दी गई है, तो हम ये सब काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी चीज है। और साथ में ये किसी भी चीज का राइट, किसी भी मिनरल का राइट, या फिर किसी भी फाइनेंशियल एसेट, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। एग्जांपल शेयर्स, वो सब। डिबेंचर्स हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। डिबेंचर्स, शेयर्स, फाइनेंशियल एसेट, यानी किसी भी मिनरल का या किसी चीज का राइट, वो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। किसी मिनरल का राइट हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। बहुत सिंपल चीज थी सर, में क्लियर होगी, बहुत हमें मजा आ गया। आगे आते हैं कुछ कुछ की एट्रीब्यूट्स है हमारे इंटेंजिबल एसेट के। भाई कुछ कुछ चीजें हैं जिससे हम इंटेंजिबल एसेट को क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो भाई आइडेंटिफाइबिलिटी, कैसे आइडेंटिफाइबल कर पाएंगे भाई हमारे इंटेंजिबल एसेट हमारी है? भाई उसको आप सेपरेटली खरीद या बेच पाओ तो आपकी एसेट है। अगर आप वो सेपरेटली खरीद बेच नहीं पा रहे हो, मतलब आपको किसी किसी से वो जॉइंट है वो चीज, उसको आप सडनली बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, तो भाई वो हमारे इंटेंजिबल एसेट नहीं कहलाएगी।
तो अगर आप उसको खरीद बेच पा रहे हो इजीली, तो हमारी इंटेंजिबल एसेट कहलाएगी। बहुत सिंपल चीज थी हमारी। क्लियर हुआ? तो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल या तो कोई लीगल राइट आप उसका अफर्म कर पा रहे हो, उसको खरीद या बेच पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं हमारी इंटेंजिबल एसेट। वो है, होनी चाहिए, वो हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ में कंट्रोल उसके ऊपर हमारा है। ऐसा नहीं कि भाई एसेट हमारे पर कंट्रोल कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमारा कंट्रोल है। हम चाहे तो कंट्रोल दे सकते हैं, पर कंट्रोल हमारा है। उसको हम इजीली फ्यूचर में इसको बेच सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं भाई हमारा इसके पास कंट्रोल है, इसका कंट्रोल हमारे पास है। तो इसको मैं बोलूंगा कि भाई ये भी हमारी क्या होगी, इंटेंजिबल एसेट होगी। आगे आते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब उससे हमें कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे मन में मैंने रख दी अपनी इंटेंजिबल एसेट को, अगर मेरे को फायदा ही नहीं मिल रहा तो फिर मेरी एसेट किस चीज की हो। तो एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें साथ में मिलना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ भाई वो मेरी इंटेंजिबल एसेट है। तो मैं बोल सकता हूँ इजीली। एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं कि भाई जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर काम आता है हमारे यहाँ पे। करेक्ट है, सॉफ्टवेयर काम आता है। क्या मुझे उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या वो कंट्रोल मेरे पास है? हाँ, मेरे पास कंट्रोल है। देखो सपोज अगर आपके यहाँ टेली इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो उसका कंट्रोल आपके पास है। करेक्ट है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है वो। ठीक है, तो हमारा A26 में आ गया। सिंपल चीज है, उसको आप खरीद बेच सकते हो, खरीद बेच सकते हो। सिंपल है ना, आपने उसका लाइसेंस खरीदा होगा ना, तभी तो आपके पास है ना टेली टेली पड़ा हुआ। तो बहुत सिंपल चीज थी। इसको बोलते हैं खरीदना बेचना, उसका राइट होना, साथ में उसे कुछ बेनिफिट भी मिल रहा हो, तो हमारा हमारा काउंट होता है। पर सपोज यहीं पे मैंने स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी, मैंने किसी मेरे स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी, क्या मेरे स्टाफ पे मेरा कंट्रोल है? क्या क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ भाई तुम लोग मत जाओ, तुम लोग जा ही नहीं सकते? तो क्या ऐसा मेरे पास कंट्रोल है क्या भाई तुम स्टाफ मत जाओ? तो अगर स्टाफ अब मेरे पास कंट्रोल नहीं है उसको रिटेन करने का, या फिर कि भाई तुम मेरे यहाँ पास ही रुको, तो अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो हमारी इंटेंजिबल एसेट नहीं होगी। तो अब कितनी भी उसको अच्छी ट्रेनिंग दे दूँ स्टाफ को मैं कि भाई तू ये कर, ये उसको मैंने सिखा दिया, पूरा प्रॉपरली काम सिखा दिया, तो वो कभी भी जा सकता है, तो वो मेरी इंटेंजिबल एसेट नहीं है। बहुत सिंपल चीज थी। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा इंटेंजिबल एसेट में काउंट नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। तो अभी तक हमने समझा क्या क्या इंटेंजिबल एसेट है, क्या क्या इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ठीक है, तो देखो नॉन मॉनेटरी आइटम हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। पर अगर कोई मॉनेटरी आइटम है तो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। साथ में फिजिकली सब्सटेंस का कुछ भी नहीं है, उसको आप टच नहीं कर सकते। साथ में वो किसी भी चीज में यूज आनी चाहिए, एग्जाम्पल प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, रेंटल पर्पस के लिए हमें वो यूज आनी चाहिए। हाँ, पर जो भी एसेट जो अदर एसेट अदर एरिया के अंदर कवर हो गई, एग्जाम्पल इन्वेंट्री, लीजेस है, डिफर्ड टैक्स एसेट, ये सब किसी और के एरिया से कवर हो गई है, तो वो हमारी इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। ये हमें याद रखना है। साथ में कुछ किसी चीज का राइट, मिनरल का राइट, या फिर किसी चीज का फाइनेंशियल एसेट है हमारी, शेयर्स, डिबेंचर्स, वो भी इसमें कवर नहीं होंगे। ये हमें ध्यान रखना है, सिंपल बात है। आगे देखते हैं हमारे जो क्या क्या एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट क्या कहते हैं भाई, हमारे आइडेंटिफाइबिलिटी। भाई इसको हम सेपरेटली बेच पा रहे हैं, वो भी हमारा असेट का पार्ट बन जाएगा अगर उसको सेपरेटली हम बेच पा रहे हैं। साथ में हमें हमें उसका कंट्रोल भी हमारे पास में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम कभी भी हमारे हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट हमारी है। साथ में हमारा जो था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उससे कुछ हमें पैसा या फिर फायदा मिल रहा हो फ्यूचर में, या तो हमें कोई कॉस्ट बच रहा हो, या तो हमें कोई बेनिफिट या फिर कोई कैश फ्लो हो रहा हो उससे, तो उसको भी बोलते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर वो भी हो रहा है तो हमारी एसेट का पार्ट बन जाएगी। बहुत सिंपल चीज थी सर, मजा आ गया। अब इसका एक बहुत सरल सा एग्जांपल देख लिया हम यहाँ पे। सिंपल बात है भाई, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा क्योंकि स्टाफ हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिंपल बात। अब सर आगे आते हैं कि भाई रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगा, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इनिशियल मेजरमेंट को, कैसे करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में जो हम एसेट खरीद के लेके आ रहे हैं उनको हम क्या कैसे मेजर करेंगे, इसका हम कितनी इसकी वैल्यू हम क्या लगाएंगे इसका सर। तो देखो बहुत सिंपल चीज है। अगर हम रिकॉग्नाइज, पहले तो सोचो भाई रिकॉग्नाइज कब करेंगे, रिकॉग्नाइज तभी करेंगे जब उसका कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा हो, तब करेंगे। साथ में उसका कॉस्ट इजीली मेजरेबल, तब हम इसको करेंगे। तो हमें समझ नहीं है बिल्कुल। बेटा अगर तुम कोई एसेट खरीद के लेके आए हो, उसका कोई भरोसा नहीं है कि भाई ये तुम्हें फ्यूचर में फायदा देगी या नहीं देगी, तो क्या वो तुम्हारी एसेट हुई? नहीं हुई, सिंपल बात है। पर जो साथ में तुम्हें कॉस्ट भी पता नहीं है कि भाई कितने की कॉस्ट है, हमें ये भी नहीं पता, तो भी वो तुम्हारी एसेट को आप कैसे बुक करोगे? भाई कॉस्ट तो पता होनी चाहिए ना, भाई कैसे बुक करनी है। हाँ, कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए, परचेस प्राइस, इतना टैक्सेस पे किया, इतना ट्रांसपोर्ट खर्चा हुआ, तो कुछ तो रेफरेंस तुम्हारे पास होना चाहिए ना उसको बुक करने के लिए। तो एक तो तुम्हें कॉस्ट पता होना चाहिए भाई कितना कॉस्ट है उसका। साथ में तुम्हें ये भी पता होना चाहिए भाई तुम्हें इसमें कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अगर तुम्हें कुछ भी प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो तुम्हारी एसेट ही नहीं हुई बेटा। बहुत सिंपल चीज थी। एसेट बनने के लिए आपको एक फ्यूचर में बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा,
तो आपकी वो एसेट नहीं होगी, सिंपल चीज़ है। साथ में आते हैं कि भाई ये तो हम समझ लिए, पर हम किस पे मेजर करेंगे, कितना अमाउंट? अभी तो आपने बोला भाई कॉस्ट वो रिलायबली मेजर होनी चाहिए, पर सर ये कॉस्ट निकलेगी कैसे? कॉस्ट कहाँ से आएगी हमारे पास? तो बहुत सिंपल चीज़ है कि भाई इसको मेजर कर लेंगे, सिंपल बात है। सपोज हमने डायरेक्टली उसको अक्वायर किया है, हमने सिंपल है कि भाई हम मार्केट में गए, उसको हमने परचेज कर लिया, तो एक तो परचेज प्राइस तो काउंट हो गई होगा, मानते हो? साथ में जो भी टैक्सेस पे किए होंगे, जीएसटी, वो भी काउंट होंगे। साथ में हमने कुछ उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा पे किया हुआ, वो भी काउंट होगा। साथ में कुछ उसको हमने लीगल फीस पे की होगी अक्वायर करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, एडवाइजरी फीस, कंसल्टेंसी हमने पे की होगी, वो भी काउंट होगी। साथ पर हमने यहाँ पे जो कुछ हमें डिस्काउंट्स भी मिले होंगे, वो लेस करोगे, तो उस वे में हम सभी को कंसिडर करके इसका एक पर्टिकुलर का प्राइस निकालेंगे और उसी कॉस्ट पे हम उसको बुक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे परचेस प्राइस को ले लेंगे, टैक्सेस को ले लेंगे, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट को ले लेंगे, जो हमारा लीगल फीस यहाँ पे हमने ले लिया है, साथ में हम जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो भी अमाउंट आया ना, हम उसी अमाउंट पे इसको बुक कर लेंगे एज ए कॉस्ट। सिंपल चीज से मजा आ गया, डन। सपोज हमने कोई इंटेंजिबल एसेट अक्वायर किया है वाइल अमलगमेशन विद सम कंपनी, हम कहें हम किसी कंपनी से अमलगमेट कर लिए और हमने इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर कर लिया, तो सर तब कैसे बुक करेंगे? देखो, अगर उसकी फेयर वैल्यू हमारे पास रिलायबली अवेलेबल है कि भाई हमारे एसेट की फेयर वैल्यू ये है, पर्टिकुलर अमाउंट की हमारी एसेट की फेयर वैल्यू है, तो अगर हमारे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो हमें उस पर बुक करना है सेपरेटली, सिंपल चीज़ है। पर अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अगर फेयर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको सिंपली गुडविल का पार्ट बना लो, खत्म बात। हम जो एंट्री करते हैं ना अमलगमेशन में, तो जो इंटेंजिबल एसेट होगी ना हमारी, वो देखो टचेबल तो है नहीं, तो हमने क्या रिसीव किया? एक तो हमने फेयर वैल्यू पे भी रिसीव नहीं किया, सिंपल बात है, हमें फेयर वैल्यू पता भी नहीं है, तो सिंपली उसको गुडविल का पार्ट बना दो, खत्म बात। तो अगर फेयर वैल्यू पता है तो उस पर बुक करो रिलायबली, अगर पता है तो, और अगर रिलायबली पता नहीं है तो उसको गुडविल का पार्ट बना लो, खत्म बात है। आ गया था गवर्नमेंट ग्रांट, तो कैसे मेजर करना है? देखो, अगर आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट की कोई नॉमिनल वैल्यू पता है, सपोज हमें 50 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, ठीक है, 50 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट मिली, उसकी नॉमिनल वैल्यू 40 लाख रुपए, एग्जाम्पल हमें पता है कि भाई इसकी नॉमिनल वैल्यू 40 लाख रुपए है, या तो उस पर बुक कर लो, या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, यहाँ जो तुम्हें ग्रांट मिली ना, उस ग्रांट को जो तुमने स्पेंड किया, तो तुमने परचेस को ऐसा कर तुमने परचेस किया, कितने में परचेस किया, तो उस पे तुम बुक कर लो। सपोज तुमने 50 लाख की ग्रांट मिली, तुमने एसेट परचेस की 55 लाख में, तो 55 लाख उसको बुक कर लो एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल चीज थी। आ गया था हमारा एक्सचेंज ऑफ एसेट। सपोज हमने एसेट को एक्सचेंज करके किसी चीज को अक्वायर किया, ठीक है, मैंने एसेट को एक्सचेंज किया और किसी चीज को मैंने अक्वायर किया, तो अगर हमारे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल है, जो हमने एसेट दे दी है, जो हमने एसेट दी है उसकी अगर हमारे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो हम उस पर बुक करेंगे। अगर वो फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है और ट्रांजेक्शन लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, तो जो भी कैरिंग अमाउंट होगा हमारे एसेट दी हुई का, हम उस पर बुक कर लेंगे, सिंपल बात है। अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है हमारे जो एसेट दी हुई, तो उस पर बुक कर लो। अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जो कैरिंग अमाउंट है हमारा, और जो अगर कोई लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, ऐसा भी कुछ है, तो जो कैरिंग अमाउंट है हमारा, उस पर बुक कर लो उस एसेट को, सिंपल चीज थी। आई थिंक आप सेम पीपीए में भी पढ़ा होगा, बहुत सिंपल चीज थी, हमने पढ़ी थी कि भाई अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है, जो हमने एसेट गिवन अप की है, तो उस पर बुक कर लो। या तो जो हमें एसेट रिसीव हुई है, और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि भाई हमें बदले में कौन सी एसेट रिसीव हुई है, ठीक है, सपोज एसेट रिसीव हुई है हमें बदले में, तो अगर हमारी हमारी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जो हमें एसेट रिसीव हुई है उस फेयर वैल्यू पे बुक कर लो, सिंपल बात है। पर अगर वो भी अवेलेबल नहीं है और ट्रांजेक्शन लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, तो फिर आप बुक करो कैरिंग अमाउंट पे, बहुत सिंपल चीज थी। अब सर ये होता क्या है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है सर, बताओ हमें। देखो बेटा, इसमें जब भी आपके एंटरप्राइज का कुछ भी कैश फ्लो अफेक्ट नहीं हो रहा होता, तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपका वो हो गया लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, आपको कैरिंग अमाउंट पे बुक करना पड़ेगा, सिंपल चीज थी। आगे आते हैं, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कंपनी बाय पेटेंट फॉर 10 लाख रुपीज एंड पेज लीगल फीस ऑफ 50,000। तो देखो, हमने बताया था कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है वो लेंगे, प्लस परचेज प्राइस ऑफ पर्टिकुलर एसेट हम वो लेंगे। तो यहाँ पे परचेज प्राइस है 10 लाख रुपए पेटेंट का, और जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो है 50,000 रुपए। दोनों को हमने कंसिडर कर लिया, तो 10,50,000 हो गया। तो इतने अमाउंट को हम करेंगे कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब क्या? तो 50,000 है ना, बल्कि में खर्चा लग रहा है, पर खर्चा नहीं है, ये बन जाएगा एसेट की कॉस्ट, और दिखेगा बैलेंस शीट के अंदर। ये पीएनएल में नहीं दिखेगा, ये दिखेगा बैलेंस शीट के अंदर। ये बात याद रखना बेटा।
आगे आता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, सॉरी इंटरनली जनरेटेड असेट। तो रिसर्च वर्सेस डेवलपमेंट, सर ये हमें समझ नहीं है क्या चीज भी। सपोज तुमने एक नया स्टार्टअप चालू किया, उसमें तुम एक्सपेरिमेंट करके तुम एक नया प्रोडक्ट बना रही हो कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट करना है और एक नया पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाना है। सपोज तुम्हें बनाना है नए टाइप का लोचा, नए टाइप का तुम्हें बनाना है खमन, तो तुम नया खमन इन्वेंट कर रहे हो, ठीक है। तो खमन बनाने के लिए तुमने पहले तो भाई रिसर्च की बहुत सारी कि भाई इसमें कौन सा मैदा डल रहा है, आटा डल रहा है, पता नहीं क्या क्या डलता है, तो इसमें हम क्या नया डालें कि भाई और हेल्दी हो जाए, इसमें प्रोटीन बढ़ जाए सर, ऐसा कुछ हो जाए। तो अब तुमने एक नया खमन को रेडी किया और तुम ट्राई करो कि मैंने उसको और बेटर करें, तो तुमने बहुत रिसर्च की होगी, ठीक है। तो जो भी तुमने रिसर्च की ना, जो तुमने रिसर्च की वो खर्चा जाएगा पूरा पीनल के अंदर, क्योंकि तुम्हारी एसेट बनी नहीं है अभी तक, तुमने अभी तक पेटेंट तुम्हें लिया नहीं है। तो तुमने अभी तक रिसर्च की ना खमन बनाने के लिए, वो सारी की सारी हमारी जाएगी उसके अंदर, पीनल के अंदर जाएगी वो सारी की सारी खमन वाली। और जो रिसर्च हो गई उसके बाद तुमने डेवलपमेंट करना चालू किया, तुमने एक नया ऐसे बैटर बना के रेडी करके रखा, तुम्हें एक टेक्निकल फिजिबिलिटी मिल गई कि हाँ ये बैटर बन गया है, अब इस बैटर के बनने के बाद इसको हम कमर्शियली लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तुम्हें टेक्निकल फिजिबिलिटी बैठ गई है, या फिर तो रेडी टू यूज या सेल हो गया है, या तो फिर उस तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज थे सारे अवेलेबल हो गए, या तो तुम्हें इंटेंशन तुम्हारा जो क्लियर था वो हमारा अचीव हो गया, इंटेंशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि भाई हाँ यस वी हैव प्रिपेयर द डाइट खमन, अगर ऐसा कुछ हो गया तो तुम उसको बुक कर सकते हो एज अ इनटेंजिबल एसेट, तुम्हें मौका मिल गया। अब उसके बाद जो भी खर्चे होंगे, उसको मार्केट में रोल आउट करने के जो भी खर्चे होंगे, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, पेटेंट बनाने के जो भी, उसके बाद के जो भी खर्चे होंगे तुम्हें सब कैपिटलाइज करने हैं। सिंपल चीज है। तो डेवलपमेंट तक का खर्चा जाएगा पीएनएल के अंदर, डेवलपमेंट के बाद का खर्चा, डेवलपमेंट के बाद का खर्चा हम कर सकते हैं कैपिटलाइज। और डेवलपमेंट कब एस्टेब्लिश होगी, जब यहाँ तो टेक्निकल फिजिबिलिटी मैच होगी, या तो इंटेंशन टू कंप्लीट हो गया, एबिलिटी टू यूज एंड सेल हमारा वेरीफाई हो गया, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें पता चल गया भाई ये थे, भाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगी, और साथ में रिलायबल कॉस्ट मेजरमेंट हो गया। अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो तुम मानोगे भाई तुम्हारा डेवलपमेंट फेस हो गया है, और तुम उसके बाद सारा जो कॉस्ट है आप कैपिटलाइज कर सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ थी। अगर आपको क्लियर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ कमेंट में लिखिए सर क्लियर हो गया। आगे देखते हैं भाई, इसमें एक नोट करने की बात है कि भाई अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब बाइफर्केट नहीं कर पा रहे, बाइफर्केट नहीं कर पाए, तो तुम्हें पूरा को पूरा एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही बुक करना पड़ेगा, खत्म बात है। तो डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज तभी करोगे जब तुम रिलायबल इसको सेपरेट कर पाओ। अगर रिसर्च का खर्चा तुम सेपरेट नहीं कर पाए डेवलपमेंट से, तुम्हें पूरा का पूरा खर्चा बुक करना पड़ेगा एज अ एक्सपेंस पीनल के अंदर, आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते उसको। आगे आता है एक्सक्लूजन। देखो कुछ भी इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स हैं, मस्ट हेड्स हैं, पब्लिशिंग टाइटल्स हैं, या फिर कस्टमर लिस्ट है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ चीज़ है, देखो वो भी इंटेंजिबल है, तो कभी भी आप एज अ एसेट रिकॉग्नाइज मत करना। देखो कस्टमर लिस्ट कोई आपकी एसेट थोड़ी है, तो किसी का डेटा है, आप उसको एज अ एसेट बुक नहीं कर सकते। कोई कोई लेटर हेड आपका बन गया, कोई आपका टाइटल बन गया, कोई आपका पब्लिशिंग टाइटल बन गया, एग्जाम्पल राधे डोकला, एक पब्लिशिंग टाइटल बन गया, आपका टाइटल है आपका, तो आपकी इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हाँ अगर कोई ट्रेडमार्क है, अगर वो ट्रेडमार्क बन गया, पेटेंट बन गया इसके ऊपर, तो आप कह सकते हो, सिंपल बात है। कोई मस्ट हेड्स है, एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी बन गई, तो वो आपके इंटेंजिबल एसेट नहीं है बेटा, वो नहीं है, वो तो एक एसक्यू हो गया आपका। फिर कोई ब्रांड बन गया, ठीक है, सब ब्रांड बनते हैं ना भाई अपने, कि भाई पतंजलि के अंदर एक सपोज कोई मैगी आ गई, आटा मैगी, तो आटा मैगी कोई सपोज कोई ब्रांड बन गया, एक मस्ट हेड बन गया, तो वो भी आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एज इंटेंजिबल एसेट भाई मेरी। सिंपल बात है, क्लियर हुआ। अब देखते एग्जांपल देखते मस्त मजे वाला। सपोज कंपनी स्पेंड 50,000 ऑन डिटेल प्रोग्राम डिजाइन ऑन फेज 1, ठीक है, एंड 40,000 ऑन कोडिंग एंड टेस्टिंग ऑन फेज 2। सो द हियर टेक्निकल फिजिबिलिटी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन फेज 2। फेज 2 में हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो पूरा जो 90,000 है
will be considered as research expense and only cost incurred after phase 2 will be capitalized. सिंपल चीज है भाई, डेवलपमेंट के जो बात खर्चा होगा वो हम कैपिटलाइज करेंगे, जो डेवलपमेंट से पहले खर्चा हुआ होगा उसको हम करेंगे एक्सपेंस में बुक कर लेंगे। सिंपल चीज थी, बहुत सिंपल चीज थी। अगर आपको मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखिए सर मजा आ गया। आगे आते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंसेस नॉट असेट। सुनना ध्यान से, अगर जो भी ऐसे कुछ खर्चे हो रहे हैं तो हमारी कैपिटल एसेट, मतलब सॉरी, जो हमारी इंटेंजिबल एसेट है उसका पार्ट नहीं बनेंगी। अगर ऐसे कुछ खर्चे हो रहे हैं तो हमारे इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं बनने वाले। सिंपल चीज है। तो कौन से ऐसे खर्चे हैं? सबसे पहले भाई स्टार्टअप कॉस्ट। कुछ भी तुम चालू कर रहे हो, तुम भी सपोज तुमने कुछ स्टार्टिंग में तुमने कुछ खर्चे किए, तुमने कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज मैंने अभी खमन का लिया, ठीक है, मुझे खमन चालू करना है, तो तुमने बर्तन खरीदे, तुमने स्टार्ट करने के लिए बर्तन खरीदे। भाई बर्तन तो तुम्हारे पास हो तब तुम खमन का फॉर्मूला ट्राई कर पाओगे हर बार। तो तुमने बर्तन खरीदे हैं, वो थोड़ी तुम बनाओगे भाई अनटेंजिबल एसेट हमारी, बर्तन को अनटेंजिबल एसेट बनाओगे आप, वो नहीं बनेगी आपके इंटेंजिबल एसेट के पार्ट। कुछ स्टार्टिंग में कुछ खर्चे हुए ना हमारे, तो स्टार्टअप कॉस्ट नहीं गिना जाएगा हमारा इंटेंजिबल एसेट के अंदर। तुम्हें कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारा चालू होगा रिसर्च फेज, फिर तुम्हारा चालू होगा डेवलपमेंट फेज। तो स्टार्टअप कॉस्ट पार्ट नहीं बनेगा। साथ में कुछ ट्रेनिंग एंड एक्टिविटी भी तुम्हारी हुई, ठीक है। सपोज मैंने, जो मेरे पास कोई मुंडू स्टाफ था, मैंने मुंडू को बोला भाई मुंडू तू यहाँ पे आ और तू ये बैटर को ऐसे घुमा, उसको मैंने ट्रेनिंग दी। तो क्या जो मैंने उसको ट्रेनिंग दी भाई तो ऐसे बैटर को ऐसे घुमा खमन बनाने के लिए, तो क्या वो भी पार्ट बन जाएगा हमारा इंटेंजिबल एसेट का? ऑब्वियसली बात है वो पार्ट नहीं बनेगा, लॉजिकल बात है। फिर आगे आता है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस। देखो ये तुम्हारा डायरेक्टली ऑपरेशन से जॉइंट नहीं है, तो लॉजिकल बात है आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। जो तुम्हारे ऐड करते हो ना, जो हम तुम ऐड करते हो, तुम कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मार्केटिंग एड्स आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उनका नेचर ही नहीं है। वो किसी एसेट का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ कुछ बेचने के लिए आप इस्तेमाल करो, प्योर खर्चा है वो हमारा। तो सेलिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंस यू कांट कैपिटलाइज, सिंपल थिंग इट इज। आगे आते हैं रीलोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। भाई मेरा खमन का बैटर तो रेडी हो गया, पर मेरे को उसको उबालने के लिए, प्रॉपर स्टीम देने के लिए मुझे सही जगह पे उसको रीलोकेट करना पड़ा, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस। तो अभी रीलोकेशन का एक्सपेंस है मेरे पास, जो मैंने रीऑर्गेनाइज पूरा स्टाफ को किया, भाई नेक्स्ट जगह पे चलते हैं, खमन की रिसर्च वहां पे करेंगे। तो क्या वो जो खमन की रिसर्च मैंने किसी और जगह पे की, तो क्या वो भी मेरा इंटेंजिबल एसेट का पार्ट बनेगा? तुम सिर्फ रीलोकेट कर रहे हो, तुम्हें ट्रक में लोगों को बिठाया, सामान को बिठाया और तुम्हें रख लिया वहां पे, तो वो भी, उसका कॉस्ट भी आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। बहुत सिंपल चीज थी ये चीज। क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हुई। अगर क्लियर हुई तो प्लीज कमेंट में लिखिए हाँ सर क्लियर होगी। आगे आते हैं, सपोज उसका एग्जांपल देख लें। सपोज कंपनी स्पेंड 2 करोड़ ऑन मैसिव एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एंड कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, और 25 करोड़ उसकी सेल हुई, ठीक है। तो जो उसका 2 करोड़ खर्चा किया ना, 2 करोड़ खर्चा वो पड़ जाएगा पीनल के अंदर, इमीडिएट ही जाएगा। उसको आप एज अ इंटेंजिबल एसेट बुक नहीं कर सकते। सिंपल चीज है, इसको याद रखना। एडवर्टाइजमेंट कभी भी अकाउंटेंसी में आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इतनी सिंपल चीज आपको याद रखनी, दिमाग में फिट रखनी है। सारे एएस में, सारे इंडेक्स जो फाइनल में भी आएंगे, उसमें प्रमोशन एक्सपेंस कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सिंपल चीज है। आगे आता है अमोर्टाइजेशन। ये क्या होता है सर? अरे तुमने पढ़ा नहीं, डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा ना। डेप्रिसिएशन जो असेट को लगता है ना डेप्रिसिएशन हर साल, वैसे इंटेंजिबल एसेट को लगता है अमोर्टाइजेशन। साथ में कभी कभी उसकी वैल्यू सडनली गिर जाती है। भाई मैंने खमन बनाया, खमन मस्त बिक रहा है, तो मैंने पेटेंट भी लिया फॉर्मूला का, भाई ये खमन नया मेरा खमन है। उस खमन से एक दिन चिपकली निकल गई। वो चिपकली निकली, कस्टमर बोला भाई प्रतीक तू निकल, तू अभी जाएगा जेल। तो इसके बाद जो मेरी गुडविल थी वो गिर गई पूरी। गुडविल गिर गई है मेरी खमन की, और गुडविल या तो फिर मेरा ट्रेडमार्क है, जो मेरा पेटेंट है, उसकी वैल्यू बहुत गिर गई, ठीक है। उसको बोलते हैं एम्पायरमेंट। क्या बोलते हैं? एम्पायरमेंट। हीरा इसको बोलते हैं एम्पायरमेंट। तो मेरी गुडविल या फिर असेट पेटेंट का एम्पायरमेंट हो गया। जो पेटेंट था वो मेरा खराब साबित हो गया। साथ में मुझे अमोर्टाइजेशन भी हर साल झेलना पड़ता है कि भाई हर साल मैं इतना तो गिराऊंगा उस पेटेंट को। तो ऐसे करके कॉस्ट माइनस अमोर्टाइजेशन, जो डेप्रिसिएशन का दूसरा फैंसी नेम है, माइनस एम्पायरमेंट, कुछ भी काला कांडी, कुछ भी कर्म कांड हो गया, तो उसको एम्पायरमेंट हो गया उस असेट का, ठीक है। तो ये सब हम माइनस करके एसेट को कैरी करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज थी। आगे फिर ट्रीटमेंट सर कैसे करेंगे आगे? सपोज अमोर्टाइजेशन का पीरियड कैसे निकालेंगे? देखो यूजुअली अमोर्टाइजेशन हम 10 साल का मान, कोई भी इंटेंजिबल एसेट
10 साल तक जिंदा रहती है, हम ये मानते हैं। पर कभी कभी कोई कोई चीज़ें 30 साल तक निकल जाती हैं। एग्जाम्पल, शिप बिल्डिंग का कुछ हो रहा है, एग्जाम्पल कुछ बड़ी चीज़ बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, पता नहीं क्या क्या, तो 30 साल भी लग सकते हैं। तो जो भी ऐसा हो रहा है, जो भी हम करते हैं अमोर्टाइजेशन, तो वो डिपेंड करता है भाई असेट क्या है, वो एक्सीड कर सकती है, बट शर्त है कि भाई उसमें एक परजुएसिव एविडेंस होना चाहिए। मतलब एक टेंजिबल, एक फुल प्रूफ, एक एविडेंस होना चाहिए हमारे पास, तभी हम इसकी लाइफ 10 साल से ऊपर के एक्सटेंड करके मानेंगे और उसके हिसाब से हम उसको अमोर्टाइज करेंगे हर साल। सिंपल चीज़ है। और सर हम कैसे अमोर्टाइज करेंगे? कोई फिक्स परसेंटेज लगाएंगे कि हर साल कुछ इतना पर्टिकुलर अमाउंट माइनस करेंगे? देखो बेटा, वो डिपेंड करता है भी क्या हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, हमारा यूज़ केस क्या है उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट का, और वो हर केस में अलग अलग हो सकता है। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया हो तो वो अप्लाई कर लो, और अगर नहीं दिया तो सिंपली एसएलए मेथड फॉलो कर लेना। सिंपल चीज़ थी। और सर व्हाट अबाउट रेजिडुअल वैल्यू? अगर आपने एसएलएम की बात की है तो फिर व्हाट अबाउट रेजिडुअल वैल्यू? देखो बेटा, रेजिडुअल वैल्यू तुम्हें माननी है जीरो है, तुम्हें सिंपली माननी है जीरो है। हाँ, जब तक तुम्हें ये दिया ना क्वेश्चन में भाई कोई थर्ड पार्टी खरीदने वाली है फ्यूचर में आफ्टर 10 ईयर्स, कोई थर्ड पार्टी इस एसेट को 1 लाख में खरीद लेगी, तो फिर उसकी रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाएगी। वरना अगर कुछ भी नहीं दिया तो तुम्हें जीरो ही माननी है हर बार, खत्म बात, तुम्हें जीरो माननी है इसकी हर बार। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सपोज कंपनी ने एक लाइसेंस परचेज किया, ठीक है, टू ऑपरेट टोल प्राइस, वो था 30 साल के लिए। देखो 30 साल आ गया ना भाई, 30 साल तक हमने उसने लाइसेंस परचेज किया, तो उस पर अमोर्टाइजेशन होगा क्या? तुम 10 साल के लिए अप्लाई करोगे तो गलत हो गया कस्टमर के लिए। तो तुम्हें 30 साल तक इस पर अप्लाई करना है अमोर्टाइजेशन। सिंपल चीज थी बहुत, है कि नहीं? डन, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब फिर आगे आते हैं सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। सपोज हमने असेट को क्रिएट तो कर लिया, हमने उसको कैपिटलाइज भी कर लिया इनिशियली, असेट को हमने ढंग से बुक भी कर रहे हैं, हर साल इसको एम्पायरमेंट कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, पर एक सब्सिक्वेंट खर्चा हो गया असेट के ऊपर कि भाई जो खमन था ना हमारा, खमन खमन से चिपकली निकल गई थी, पेटेंट की वैल्यू पूरी गिर गई थी। तो लोगों को नया स्वाद देने के लिए उसी पेटेंट को हमने मॉडिफाई किया, और साथ में हमने उस पर कुछ केसेस भी लड़े। तो उससे हमने केसेस जीत गए, पेटेंट को हमने रिटेन करके रखा, थोड़ा बहुत पेटेंट को हमने मॉडिफाई भी किया, तो उससे खमन और टेस्टी बन गया, मजा आ गया। और और लोग आने लगे खमन खाने के लिए। भाई नया खमन लाया प्रतीक भाई, तो नया पेटेंट के साथ लाया, नया टेस्ट के साथ लाया, तो वो खमन और चलने लग गया और बिकने लग गया, तो मुझे उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ। तो जो भी मैंने खर्चा किया था लॉयर के ऊपर टू फाइट दैट केस, जो भी मैंने खर्चा किया पेटेंट को इम्प्रूवमेंट के ऊपर, क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा सब्सिक्वेंट कॉस्ट था सब्सिक्वेंट कॉस्ट था ही मेरा? तो जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट मेरा हो रहा है अभी फ्यूचर में हो रहा है, मतलब जो अभी हो गया और जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है इससे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये इसको मैं कैपिटलाइज कर लूँ क्योंकि मेरे को फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिल रहा है? तो जो अभी मैंने कॉस्ट किया ये लायक है कैपिटलाइज करने के? लायक है ना? हाँ सर, लायक है कैपिटलाइज करने के। तो सिंपल चीज कर लो इसको कैपिटलाइज। मतलब ऐसा कॉस्ट तुमने किया जिससे तुम्हें एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, तो उस कॉस्ट को तुम कैपिटलाइज कर सकते हो। सिंपल चीज है। अगर तुम्हें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा तो तुम कैपिटलाइज नहीं करोगे उस कॉस्ट को। सिंपल बात है यहाँ पे। क्लियर हुआ? देखो, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, साथ में कैन बी मेजर रिलायबली। कॉस्ट को आप मेजर कर पा रहे हो भाई, ऐसा नहीं तुमने कितना खर्चा किया, तुम्हें हिसाब ही नहीं है भाई कितना खर्चा किया मैंने, सब्सिक्वेंट कॉस्ट में कितना खर्चा हो तुम्हें पता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई तुम बुक नहीं कर सकते। तुम्हें पता होना चाहिए भाई मेरे पास 50,000 का मेरे पास खर्चा हुआ है, तो मैं ये क्लियरली पता होना चाहिए। साथ में आता है कि भाई तुम्हारा जो भी प्रॉफिट बढ़ रहा हो, तो तुम्हें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा हो, वो तुम्हें अभी से ज़्यादा हो रहा हो। सपोज तुम अभी 1,000 रुपये कमा रहे, तुम्हें बाद में 2,000 रुपये कमाने का मौका मिल जाए बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट कॉस्ट, तुम्हें ज़्यादा कमाने की कमाई हो रही है अभी से, साथ में तुमने खर्चा किया है वो इजिली रिलायबली मेजरेबल है, और प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तुम्हें दिख ही रहा है, तो तुम सब्सिक्वेंट कॉस्ट को बुक कर सकते हो। सिंपल चीज थी। क्लियर हुआ सर? तो कमेंट में लिखे सर क्लियर हो गया। आगे आते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई जो हमने लीगल फीस पे की, ठीक है, हमने टू डिफेंड पेटेंट, ठीक है, टू डिफेंड पेटेंट हमने एक फीस की, तो उसको हम एक्सपेंस करा लेंगे। तो अगर हम पेटेंट खाली डिफेंड कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ रहे, सिर्फ डिफेंड कर पेटेंट को, और हमारा कुछ भी इसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा, सिंपल चीज है, कोई फ्यूचर में फायदा नहीं हुआ, सेल्स हमारी बढ़ी नहीं, और ठीक है कॉस्ट मेजरेबल है पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, सिर्फ हम डिफेंड करें पेटेंट को, कुछ हम नया नहीं कर रहे, तो उसको हम एक्सपेंस कर लेंगे क्योंकि उसको कुछ फायदा तो फ्यूचर में होने नहीं वाला है।
हमने सपोज एक नया पेटेंट रजिस्टर किया, एग्जिस्टिंग पेटेंट को डेवलप किया और एक नया पेटेंट हमने रजिस्टर किया, तो उसको हम करेंगे कैपिटलाइज, क्योंकि ये हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। सिंपल चीज थी सर, मजा आ गया। आगे आते हैं रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल्स। ये क्या होता है भाई? ऐसी चीजें हैं कि भाई हमने एंड में एसेट को बेच दिया, हमने एसेट को एंड में बेच दिया, तो उसको भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई? नेट डिस्पोजल प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। ये करके जो भी गेन एंड लॉस आएगा उसको देखेंगे हम पीनल के अंदर। सिंपल चीज थी। और जो भी हमारी एग्जिस्टिंग एसेट है उसको हम करेंगे डी रिकॉग्नाइज ऑन डिस्पोजल। मतलब अगर हमें एसेट ये थी, डेबिट थी ना, तो उसको हम कर लेंगे टू एसेट करके क्रेडिट, खत्म बात। उसको करेंगे हम डी रिकॉग्नाइज। सिंपल चीज थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि आपको ये सारी फ्री के नोट्स आपको मिलते रहे। तो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।